गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हमारा सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो गया ना। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो तुम्हारा सब्जेक्ट है एक, वो है क्या, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो कि तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, समझ गए। तो किसी को पता है बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बताओ। बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी है, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, लेकिन तुम लोगों के पास सेंस नहीं है। क्या होता है बायोकेमिस्ट्री? बोलो। बायोकेमिस्ट्री। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ओके, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री तुम्हारा है, इंट्रोडक्शन है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है चैप्टर का? बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन हम बायो जो चैप्टर है उसको समझने से पहले तुमको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, अपना सिलेबस समझना पड़ेगा कि क्या क्या तुमको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम। पहले देखते हैं व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? कहता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? कोई भी ड्रग का या कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन। ठीक है, और ये सब हम किस में पढ़ते हैं? कोई भी ड्रग या कोई भी सब्सटेंस का, है ना। और वो ड्रग्स और वो सब्सटेंस क्या होंगे? केमिकल, है ना, नॉन लिविंग, है ना। लेकिन यहां पे आपको ये किस में पढ़ना है? इन लिविंग सिस्टम, मतलब हाँ, जो जीवित चीजें होती हैं उनमें। ठीक है, जिंदा चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री है वो तुम्हारा दो वर्ड से मिलके बना है। क्या? एक बायोलॉजी, जो कि आपका बायो है, क्या है, बायो, और केमिस्ट्री आपका मिलके दोनों आपस में मिला तो क्या बना? बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जब हमने मिलाया तो क्या बना? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग, मतलब जो जिंदा है ना। सिंपली बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग का, लिविंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, है ना, जिंदा चीजें जो होती हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री क्या हुआ? सब्सटेंस या मैटर। कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस या नॉन लिविंग मैटर। मैटर या सब्सटेंस तो नॉन लिविंग ही होते हैं, है ना। अब जैसे तुम ये लैब में केमिकल यूज करते हो तो नॉन लिविंग है ना, है ना। तो ये चीजें हैं, जब अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंबाइन होता है तो क्या बनता है? बायोकेमिस्ट्री। मतलब जब लिविंग थिंग के साथ क्या कंबाइन होता है? सब्सटेंसेस और मैटर्स। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? मतलब लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन। ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो कहता है बायोकेमिस्ट्री। अब देखो बायोकेमिस्ट्री क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। क्या मतलब? लाइफ की केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मतलब अब मान लो ह्यूमन बॉडी का लाइफ, ठीक है, और केमिस्ट्री का रिएक्शन, सिंथेसिस और कंपोजिशन, है ना। दोनों जब कंबाइन हुआ तो क्या बन गया? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ की केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? कोई दिक्कत? क्या होता है बायोकेमिस्ट्री? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है और केमिस्ट्री का मतलब मैटर। दोनों कंबाइन होके क्या बनाता है? बायोकेमिस्ट्री। उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगर वहीं कोई पूछ दिया बायोकेमिस्ट्री तो आपको क्या बना? बायोकेमिस्ट्री हम किस चीज का स्टडी करते हैं, तो क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन को हम पढ़ते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं हम तुम लोगों का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है ये थ्योरी का, समझ गए। थ्योरी का सिलेबस में सबसे पहले जो है बायोकेमिस्ट्री। आप जान लिया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है ना। जान लिया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके हम बायोकेमिस्ट्री बनते हैं, जिसका मतलब होता है कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिसमें हम पढ़ते हैं
किसी भी लिविंग थिंग्स के या किसी भी लिविंग सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम? बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही ना पढ़ रहे होगे, है ना। तो अब ऐसे ही कोई काम तो नहीं करते, तो जब अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप होगा, कुछ ना कुछ आगे चल के यूज होगा, है ना। तो यही बात कहता है कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल। क्या करता है? आप मॉलिक्यूलर मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स के लाइफ को समझने में आपको क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जेनेटिक स्टडी करते हो, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ते हो, ये सब किस में पढ़ते हो, है ना। तो ये चीजें मतलब बायोकेमिस्ट्री का स्कोप मेनली है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इट इंक्लूड्स, अब बायोकेमिस्ट्री क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग सेल। बस इतना समझ लो कि जैसे कि केमिस्ट्री में होता है किसी भी नॉन लिविंग मैटर का, है ना, तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे वो किस में पढ़ोगे? लिविंग मैटर में। ठीक है, तो उसके बाद केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग, जितने भी केमिकल प्रोसेस होंगे एक लिविंग सेल मतलब कि लिविंग सेल में या लिविंग सब्सटेंस में जो भी है, ठीक है, वो सब किस में पढ़ोगे आप? बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद दूसरा कहता है मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन नॉर्मल एंड डिजीज कंडीशन। ठीक है, अगर आप ये मतलब कि आप मान लो कि न्यूट्रिएंट जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट लेते हो आप नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट क्या हुआ पहले ये बताओ? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जोर से बोलो। पोषण वगैरह, है ना, है ना। तो जो आप लेते हो, आप देखो दो कंडीशन, एक आपके बॉडी का नॉर्मल कंडीशन होता है, एक आपके बॉडी में जब डिजीज हो ऐसा कंडीशन होता है ना। तो जब दोनों भी कंडीशन में आप चीजें मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हो तो दोनों का जो कंडीशन का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर आप नॉर्मल बॉडी में लेते हो तो उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा, अगर आपके बॉडी में डिजीज हो, ठीक है, कोई बीमारी हो, तो उस टाइम उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा, है ना। तो कहता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो आपके बॉडी में होता है, जैसे कि कोई भी चीज आप अपने बॉडी में लेते हो, कोई भी न्यूट्रिएंट, तो सबसे पहले क्या होता है होगा? वो मेटाबोलाइज होगा, है ना। अगर मान लो कि एडीएमई प्रोसेस अगर लेके चलो तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होगा? मेटाबोलाइज होगा। तो यही जो न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होगा इन नॉर्मल और क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज वाले कंडीशन में, तो उसके बारे में आपको कौन बताएगा? हाँ, अगर मान लो अगर इसको ऐसे समझो, जैसे एक हुआ नॉर्मल कंडीशन, एक हुआ आपका डिजीज का कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन किसका? बॉडी का, ये भी हो गया आपके बॉडी का। ठीक है, मतलब मान लो कि एक बॉडी है जिसमें आपको डिजीज है, दूसरा बॉडी है आप जो का नॉर्मल फेज में है। ठीक है, अब अगर आप कोई चीज लेते हो दोनों ही कंडीशन में, मान लो कि कोई न्यूट्रिएंट लेते हो, ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो आपके बॉडी पे होगा वो डिफरेंट होगा और इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंस जो है वो कौन बताएगा आपको? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताने का काम कौन करेगा? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम। ठीक है, मतलब कि अगर आपको मेमेलियन जीनोम के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो वो भी आप किस में पढ़ोगे? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद कहता है फंक्शन ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, ये सब भी आप किस में पढ़ोगे? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये था बायोकेमिस्ट्री का स्कोप, मतलब मेनली जितने भी आपके जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडेटरी फैक्टर है, या फिर ये क्या कहते हैं तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके स्ट्रक्चर है, उनके कंपोजिशन है, या फिर क्या कहते हैं उनके रिएक्शंस हैं, सब किस में पढ़ोगे आप? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे चीजें जानना है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम मतलब कि कैसे किसी भी लिविंग सेल में केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल बॉडी में या पैथो मतलब बीमारी वाले बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होते हैं उसके बारे में, या फिर मेमेलियन जीनोम के बारे में आपको पढ़ना है, या फिर डीएनए या रेप्लिकेशन या जीन एक्सप्रेशन के बारे में आपको पढ़ना हो तो आप किस में पढ़ोगे?
बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बायोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प। चॉइस का मतलब ना हो विकल्प को। ऑब्जेक्टिव मतलब एम, मतलब उसका क्या मतलब एम है ना, गोल क्या है ना। तो ये चीजें कहता है कि अंडरस्टैंड एंजाइम्स, देयर कैटालिटिक लो रोल, एंजाइम इनहिबिटर्स एंड देयर थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आप मतलब कि बायोकेमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो एंजाइम को समझना, उनके कैटालिटिक रोल को समझना, एंजाइम इनहिबिटर को समझना और उनके थेरापेटिक यूज और डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस के बारे में समझना, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया किसका? बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। कुल मिला के एंजाइम का मोनोग्राफ ले लो। क्या? एंजाइम का मोनोग्राफ, मतलब कुल मिला के हमको एंजाइम के बारे में जो भी जानना है सब हम किससे हैं? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर कहते हैं कि अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन नॉर्मल एंड डिजीज कंडीशन, जो अभी आपने पढ़ा है ना कि एक डिजीज कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे मेटाबोलाइज होंगे, वो हम किस में पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। फिर तीसरा आपका अंडरस्टैंड जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम एंड रोल ऑफ डीएनए इन सिंथेसिस आरएनए एंड प्रोटीन। आपके लाइफ में आरएनए, डीएनए या प्रोटीन का या मेमेलियन जीनोम का, इन सब का क्या रोल है वो भी किस में पढ़ेंगे हम? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब ये बताओ स्कोप क्या क्या था बायोकेमिस्ट्री का? कौन कौन से स्कोप थे बायोकेमिस्ट्री के? हाँ, तुम बताओ संतोष, कौन कौन से स्कोप है? खड़े होके बताओ। ठीक है, तुम बताओ अंकित, बैठो तुम। जेनेटिक फैक्टर है ना, तुम बताओ देव। सबसे पहले आप कल का होमवर्क तुम्हारा है मेमेलियन जीनोम पता करके आना, ठीक है। मेमेलियन जीनोम नहीं पता, पढ़ के आना। मेमेलियन जीनोम पढ़ के आना क्या होता है। अरे ये तुम लोगों को मेमेलियन जीनोम के बारे में बताओ रारी। शिवम, किसके मॉलिक्यूलर लेवल किसमें समझना? मॉलिक्यूलर लेवल किसमें समझ रहे हैं हम? लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा, हाँ, न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है नॉर्मल बॉडी में और डिजीज वाले बॉडी में। के बाद डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस है ना, या फिर जीन के बारे में, जेनेटिक फैक्टर के बारे में, हेरिडिटी फैक्टर के बारे में, ठीक है। जेनेटिक जो तुम्हारा बाप दादा परदादा से चलते आ रहा है वही होता है जेनेटिक, ठीक है। अगर तुमको तुम्हारे मतलब की होता है ना कोई कोई चीजें, मान लो कि तुम्हारे पिताजी गंजा है, तुम्हारे दादाजी गंजा है, तो तुम भी गंजा होगा। ये सब क्या हुआ? जेनेटिक या हेरिडेटरी फैक्टर है ना, कि जो हमको पीढ़ी दर मिलते आ रहा है। जब पापा को बाबा से मिला, मुझे पापा से मिला, है ना, अब मेरे बच्चों को आगे मिलेगा, तो ये सब क्या हुआ? जेनेटिक या हेरिडेटरी फैक्टर, है ना। तो उसके पढ़ेंगे, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद तुम लोग बताओ, डर जाओ तुम लोग, बताओ अंशु। हाँ ठीक है, और कुछ मेमेलियन जीनोम के बारे में बताओ प्रीतम। मुंह से आवाज अच्छे से आ रहा है, बोलो, चलिए फटाफट बोलो। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे लिविंग सेल्स या लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद केमिकल प्रोसेस जो होगा इसमें लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको समझते हैं। फिर न्यूट्रिएंट कैसे मेटाबोलाइज होगा नॉर्मल बॉडी में और डिजीज वाले बॉडी में, ठीक है, डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस या फिर जेनेटिक हेरिडेटरी, इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री। तुम बताओ अमन, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्यों पढ़ते हैं, लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। न्यूट्रिएंट कैसे मेटाबोलाइज होगा नॉर्मल बॉडी में और डिजीज वाले बॉडी में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं बच्चे, डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जेनेटिक फैक्टर हेरिडेटरी फैक्टर, ये सब किसमें हम पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ जेनेटिक वही हो गया, ठीक है। सूरज तुम बताओ, इतना हल हल करके नहीं बोलते, शांति से सही बोलते हैं, ठीक है। लाइफ को समझते हैं। आगे लिविंग सेल्स में मतलब जिंदा जो सेल, सेल तो जिंदा ही होता है ना, डेड सेल तो किसी काम का नहीं होता है। तो जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें जो होता है केमिकल प्रोसेस, जैसे रिएक्ट, जब से तुम लैब में कोई चीज बनाते हो तो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वैसे ही लाइफ तुम्हारे बॉडी में भी क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। तो सेल में जो केमिकल प्रोसेस होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, बायोकेमिस्ट्री। और जेनेटिक हो गया और डीएनए आरएनए हेरिडेटरी फैक्टर है ना, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है कोर्स कंटेंट पे आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, बायो मॉलिक्यूल्स, जो जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बायो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो। क्लासिफिकेशन किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का, केमिकल नेचर किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का, और बायोलॉजिकल रोल किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब ये बताओ कि बायोमॉलिक्यूल होते क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हैं क्या हैं आपके, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो कहता है ना कि हम जो ये क्लासिफिकेशन बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आ गए, ये सारे आ गए, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी का क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल सबका पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, अमीनो एसिड का और न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल नेचर कैसा है, बायोलॉजिकल रोल क्या है। वैसे ही लिपिड में पढ़ेंगे कि लिपिड की क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, है ना, या केमिकल नेचर उनका कैसा होता है ना, बायोलॉजिकल रोल उनके क्या क्या होते हैं। ऐसे ही हम सभी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। ये था आपका यूनिट 1 का में
पहला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अब इसी में दूसरा चैप्टर जो है वो है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स में आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। किसका? एनर्जी का। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फ्री एनर्जी के बारे में। फिर हम एंडरजोनिक एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और इंट्रोपी। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर आपका आ गया क्या? रिडॉक्स पोटेंशियल। फिर आ गया आपका एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो। ठीक है, जैसे कहता है ना कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ये खाइए ये खाइए ये खाइए, है ना। तो वैसे ही एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी और साइक्लिक एएमपी। पढ़े हो एटीपी और एएमपी? पता है? ठीक है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी सिलेबस ही है ये, आगे चल के पढ़ेंगे। क्या इतना लोड नहीं लेना है। उसके बाद यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में आया सबसे पहले क्या आपका? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट कैसे मेटाबोलाइज होगा आपके बॉडी में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे आएगा, एनर्जेटिक्स आएगा और सिग्निफिकेंस आएगा। पाथवे जो है वो हमेशा याद रखना, पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाथवे बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, छोटे छोटे रिएक्शन, छोटे, है ना, ये उससे डबल ट्रिपल, तुमको ट्रिपल नहीं पूरे पेज का पाथवे आएगा। समझ गए? जैसे कि मान लो अब यहां से शुरू हुआ CH3, है ना, CH3 CH3 CH, अब ये चलता रहेगा तुम्हारा पूरा रिएक्शन, इस तरीके से आएगा। समझ गए? तो इसलिए इसके लिए जब भी जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में भी पूछता है। समझ गए? ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब, तो यहां पे क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, वैसे ही आपका है सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पस से भी या ऐसे ही। ठीक है, हमेशा पूछेगा TCA साइकिल इसको कहते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इसमें पढ़ेंगे हम पाथवे, एनर्जेटिक्स एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसमें भी वही पढ़ेंगे। फिर आया HMP शंट, 10 नंबर का क्वेश्चन। क्या? 10 नंबर का क्वेश्चन। HMP शंट पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें भी हम सेम पढ़ेंगे। क्या? इसमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसको बोला जाता है। अगर मान लो HMP से नहीं पूछा तो आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से पूछ सकता है ये। ठीक है, इसमें आपका सिग्निफिकेंस एंड G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन कैसे मेटाबोलाइज होगा, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कैसा होगा, और कितने रिलेटेड डिजीज है ग्लाइकोजन से। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस में भी हम पढ़ेंगे उसके पाथवे के बारे में और इंपॉर्टेंस के बारे में। फिर आपका इसी में आएगा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। क्या? ब्लड ग्लूकोज का जो हार्मोनल रेगुलेशन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होगा आपका? इसमें से एक डिजीज होगा। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा चौथा चैप्टर है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इट्स मैकेनिज्म, कैसे वो काम करेगा, है ना। अब चेन है, मतलब ETC चेन है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म होगा कि किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये भी आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इनहिबिटर्स एंड अनकुपलर्स ऑफ ETC, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका जो है इनहिबिटर्स, उसमें कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं और कौन कौन से एक होता है कपल, है ना, एक होता है, मतलब क्या हुआ दोनों में डिफरेंस? ठीक है,
तो अब हमारा है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका क्या है, एक चैप्टर, 5वां चैप्टर है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपको पढ़ना पड़ेगा बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन किसका, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जैसे कि एग्जांपल में आपका पाल्मिटिक एसिड वगैरह है। ठीक है, फिर आपने फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड, जिसमें आपका कीटो एसिडोसिस आएगा। ठीक है, फिर आपका आया डेनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जिसमें आपका पाल्मिटिक एसिड आएगा। उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड। कैसे, मतलब कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं कोलेस्ट्रॉल के, और कैसे जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट होता है किसमें, बाइल एसिड में। फिर आपका है स्टीरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी, कौन कौन से है, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी के बारे में है आपका। ठीक है, फिर आपका है डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं लिपिड के वजह से। ठीक है, तो जैसे कि आपका हाइपरकोलेस्ट्रोमिया या एथेरोस्क्लेरोसिस या फैटी लिवर या एंड ओबेसिटी। ठीक है, ये सभी आपको किसके वजह से होंगे, तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म के वजह से। ठीक है, ये सब लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स हुए आपके। इन सभी के बारे में हम चैप्टर 5 यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है चैप्टर 6, जिसमें आपका आएगा अमीनो एसिड। क्या आएगा, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में आपका क्या क्या है, तो जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें आपको ट्रांसमिनेशन पढ़ना है, डीएमिनेशन पढ़ना है एंड कार्बोक्सिलेशन पढ़ना है, यूरिया साइक्लिक और इट्स डिसऑर्डर, जो भी इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे उन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपको कैटाबॉलिज्म पढ़ना है। कैटाबॉलिज्म में आपको किसका पढ़ना है, तो फिनाइलामाइन एंड टाइरोसिन, और उसके साथ ही साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया या एल्बिनिज्म या फिर एल्केप्टोन्यूरिया, टायरोसिनेमिया, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर आपका है सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस आप किसका पढ़ोगे, तो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जैसे 5-HT, मेलाटोनिन, डोपामाइन, नोरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, इन सभी के आप क्या पढ़ोगे, सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसके बाद आया कैटाबॉलिज्म में ही आया एक पार्ट, कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, मतलब कि आप जिससे आपका हाइपरबिलिरुबियमिया जिसमें आ जाएगा और जॉइंडिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका किसका था, चैप्टर 6 अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट था। ठीक है, अब है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका क्या हो गया, यूनिट 4 में आपका है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस किसका पढ़ेंगे, तो प्यूरिन का पढ़ेंगे और प्रिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म भी हम प्यूरिन का पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड का। अब हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट डिजीज के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर 7 में। उसके बाद आपका है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, जैसे कि मेमेलियन जीनोम वगैरह हो गया आपका, तो ठीक है, उस जनरेशन से आपका बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, तो डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। ठीक है, अब आया आपका डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में आपका क्या आएगा, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल सब जो होगा वो सब आएगा इसमें। फिर आपका है ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, ये सब पढ़ेंगे। फिर आपका है जेनेटिक कोड वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें आपका ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 4 चैप्टर 5 की बात। अब हम यहाँ पे चैप्टर 5 यूनिट 5 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूनिट 5। ठीक है, तो यूनिट 5 में आपका क्या है कि एंजाइम्स है, जो कि 8वें चैप्टर में है। ठीक है, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे। क्या क्या, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब है एंजाइम काइनेटिक में हम क्या पढ़ेंगे, तो मिकेलिस प्लॉट, लाइन-वेवर-ब्रुक प्लॉट, ये सब पढ़ेंगे। एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़ेंगे हम विद एग्जांपल। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, जिसमें आपका एंजाइम इंडक्शन आ जाएगा, रिप्रेशन आ जाएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे किसका, तो एंजाइम का और आइसो एंजाइम का। ठीक है, फिर आपका है कोएंजाइम, तो कोएंजाइम के भी स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के 5 यूनिट थे और उसमें 8 चैप्टर्स हैं, जिसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।